क्लास 8 साइंस की नई पाठ्य पुस्तक है जिज्ञासा, जिसमें चैप्टर नंबर 4 है विद्युत चुंबकीय एवं तापीय प्रभाव। देखिए, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, जिसमें हम इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। विद्युत चुंबकीय में होता है किसी चालक के माध्यम से बिजली बहने पर वो एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है। यानी जब नरम लोहे पर कील यानी तांबे की तार लपेट दिया जाए और विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो वो बन जाता है एक चुंबक। और तापीय प्रभाव में क्या होता है? देखिए, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव वाले ये सारे उपकरण हैं। इसमें होता है कि जब चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रॉन टकराव से वो गर्म हो जाती है। जैसे कि ये सारे उपकरण हैं विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर ये कार्य करते हैं। और ये हो गया विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। चलिए इस चैप्टर के सारे अभ्यास के प्रश्नों को हल करते हैं इस वीडियो में। जिज्ञासा बनाए रखें, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वोल्टेज सेल में प्रयुक्त होने वाला विलयन डैश कहलाता है। ये रहा वोल्टेज सेल। इसमें दो प्लेटें होती हैं। जो इसमें विलयन प्रयुक्त होता है तरल पदार्थ, इसको बोलते हैं विद्युत अपघट्य। ठीक, हम क्या भरेंगे? विद्युत अपघट्य। यहाँ पर भी देखिए विद्युत अपघट्य। दूसरा है एक धारावाही कुंडली डैश की भांति व्यवहार करता है। जब एक धारावाही कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो चुंबक की भांति कार्य करता है। ठीक है, जिसको विद्युत चुंबक बोलते हैं। दूसरा है सही विकल्प का चयन करना है। शुष्क सेल वोल्टेज सेल की तुलना में कम सुवाह्य है। सत्य है कि असत्य है? देखिए, सुवाह्य का मतलब होता है पोर्टेबिलिटी, यानी किसी वस्तु को कितने हम आसानी से उपयोग कर सकें, कितनी सुविधा से, सुगमता से, ठीक है, उसको आसानी से प्रयोग कर सकें। तो शुष्क सेल वोल्टेज सेल की तुलना में कम सुवाह्य है, यानी ये कम आसान है। ये तो ये गलत स्टेटमेंट है। सूखा सेल ज़्यादा क्या है? सुविधाजनक है, सुगमता है इसको प्रयोग करने में। जबकि वोल्टेज सेल इससे क्या है? इसमें सुगमता नहीं है, इसके प्रयोग में कठिनाई है। कारण की बात करें, जो वोल्टेज सेल होता है इसमें इस विशेष प्रकार का एक तरल पदार्थ उसमें पाया जाता है। ठीक, तो यानी इसमें विद्युत अपघट्य होता है, ले आने में दिक्कत होती है। जबकि सूखे सेल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसमें विद्युत अपघट्य द्रव नहीं पाया जाता, इसलिए इसको प्रयोग करने में आसानी होगी। ये दूसरा स्टेटमेंट क्या है? कुंडली तभी विद्युत चुंबक बनती है जब कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। विद्युत चुंबक कैसे बनता है? जब कुंडली में जब तक विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा होता है तभी तक बनती है। विद्युत धारा का प्रवाह बंद हो गया तो विद्युत चुंबक भी बनना बंद हो गया। ठीक, जो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव ये दर्शाता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखिए तीसरा देखते हैं। एक सेल के उपयोग से बना विद्युत चुंबक दो सेलों के बैटरी के उपयोग से बने उसी विद्युत चुंबक की अपेक्षा लोहे के अधिक कागज क्लिपों को आकर्षित करता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? बिल्कुल गलत है। देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि एक सेल से जो विद्युत चुंबक बनता है और एक दो सेलों से विद्युत चुंबक बनता है, तो कौन अधिक शक्तिशाली होगा? जाहिर सी बात है कि यहाँ पे डबल सेल हैं तो ये ज़्यादा शक्तिशाली चुंबक बनेगा, ना कि ये। तो यहाँ पे कहा गया कि एक सेल के उपयोग से बने विद्युत चुंबक दो सेलों के बैटरी के उपयोग से बने विद्युत चुंबक की अपेक्षा अधिक कागज़ क्लिपों को आकर्षित करता है, यानी चुंबकीय शक्ति इसमें होती है। ये तो सरासर गलत स्टेटमेंट है, ये गलत हो गया। देखिए तीसरा देखते हैं। किसी निक्रोम के तार में अल्प समय के लिए विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है? तार गर्म हो जाता है, तार के नीचे रखे चुंबकीय सूचक जो सुई है विक्षेपित हो जाती है। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखिए, निक्रोम का तार है, ये अधिक प्रतिरोध होने के कारण ये विद्युत ऊर्जा के कुछ भाग तापीय ऊर्जा में ये बदल देता है। ठीक है, और तार के नीचे जब रखते हैं दिक् सूचक उसकी दिशा विक्षेपित हो जाती है, यानी वो विद्युत चुंबक बन जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। फोर्थ पार्ट देखिए, मिलान करना है। स्तंभ क से स्तंभ ख। वोल्टेज सेल, इसमें दो प्लेटें होती हैं, विद्युत अपघट्य द्रव होता है, रासायनिक क्रिया से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। विद्युत स्थिरी, ये देखिए विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ये होता है आपका विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर, ये सी हो गया। निक्रोम की तार विद्युत का तापक सर्वाधिक उपयुक्त है इसमें। ठीक, विद्युत चुंबक विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, हमने इसको मिला लिया। अगला सवाल है पांचवा। सामान्यतः विद्युत तापन युक्तियों में निक्रोम तार का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह, तो हम इसका आंसर करेंगे दूसरा,
किसी निश्चित परिणाम की विद्युत धारा के लिए अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है। अगला सवाल है 6 नंबर, देखिए विद्युत तापन युक्तियों जैसे विद्युत कक्ष तापक, इसे रूम हीटर हम बोलते हैं, अथवा विद्युत हीटर खाना बनता है, को प्रायः पारंपरिक तापन विधियों जैसे कि लकड़ी का चूल्हा, चारकोल का जलाना की तुलना में अधिक सुविधाजनक माना जाता है। तो समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखते हुए इस कथन के समर्थन में ध्यान देना है। इसके समर्थन में, प्रयोग के समर्थन में हमें कारण बताने हैं। देखिए, अगर ठंडी के मौसम में हमें कमरे को गर्म करना है तो क्या करेंगे, हम लकड़ी जलाएंगे उस कमरे में, चारकोल यानी कोयले को उसमें जलाएंगे? बिल्कुल नहीं, ये काफ़ी ख़तरनाक हो जाएंगे। ठीक, लेकिन इसका प्रयोग काफ़ी सुविधाजनक हो जाएगा। ठीक, हम उसका ताप भी नियंत्रण कर सकते हैं, धुआं भी नहीं होगा और हमारा काम भी हो जाएगा और स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहेगा। तो इसके समर्थन में हमें कारण हमें बताने हैं जो पारंपरिक विधियां होती हैं इसकी तुलना में। इसका उत्तर आपको ऐसे लिखना है, विद्युत तापन युक्तियों को प्रायः पारंपरिक तापन विधियों से अधिक सुविधाजनक और समाज पर पड़ने वाले प्रभाव एवं कथनों के समर्थन में प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। देखिए, यहाँ पे हम 3 स्टेटमेंट दे रहे हैं। पहला है सुरक्षा और स्वच्छता, ये धुआं और राख रहित है। रूम हीटर हो गया और हीटर हो गया, इसके उपयोग से अग्निकांड का कम जोखिम होता है, जबकि लकड़ी और कोयले जलाना उसका प्रयोग काफ़ी खतरनाक है। दूसरा है सुविधा और नियंत्रण, इसके उपयोग से तत्कालिक ताप मिलता है, सटीक तापमान नियंत्रण कम या ज़्यादा कर सकते हैं, रख रखाव में भी आसानी होती है, कहीं भी रूम में हम बेड पे भी इसको ले जा सकते हैं, लेकिन कोयले और लकड़ी को नहीं ऐसा कर सकते हैं। तीसरे हैं स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव, इनके प्रयोग से धुएं और हानिकारक उत्सर्जन नहीं होता, जिसकी श्वसन बीमारियां कम होती हैं तथा पर्यावरण अच्छा रहता है। तो ये हम 3 स्टेटमेंट कर लिए, ठीक है, इसी के पक्ष में। तो ये हमारा आंसर हो गया, समझ में आ गया। 7 नंबर सवाल है, चित्र 4.4 का अवलोकन कीजिए। यदि उसमें कुंडली के समीप रखे दिक् सूचक की सुई विक्षेपित होता है तो पहला सवाल, विद्युत धारा का पथ दर्शाने हेतु आरेख पर तीर का चिन्ह लगाइए। देखिए यहाँ पे ये है चित्र 4.4, विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, ये दिक् सूचक सुई है, इसका पथ विक्षेपित होता है, इसकी दिशा नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो ऐसे हम विद्युत धारा का पथ दर्शा सकते हैं। इसका आंसर हो गया पहले का। दूसरा है, स्पष्ट कीजिए कि कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर दिक् सूचक सुई क्यों घूमती है। देखिए, विद्युत धारा ऐसे जाती है ऋण से होते हुए, तो ये पूरा क्या बन जाता है, ये कुंडली बन जाता है विद्युत चुंबक, इसीलिए ये विक्षेपित हो जाती है। देखिए, इस दूसरे के लिए हम इसका आंसर क्या करेंगे, इसका आंसर हम ऐसे करेंगे, जब कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कारण कुंडली के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तथा कुंडली एक विद्युत चुंबक की भांति कार्य करेगी। इसीलिए वो जो सुई है, ठीक है, दिशा दिक्पात की, वो अपनी स्थान बदल देती है, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यानी विक्षेपित हो जाती है। इसका आंसर हमने कर दिया। अगला सवाल है तीसरा, यदि आप बैटरी के सिरों को उल्टा कर दें, यानी प्लस है तो उसको माइनस कर दें, जो जोड़ होता है, ठीक है, यानी कुंडली को हम जोड़ते हैं, तो उल्टा करने पे क्या होता है, देखिए, तो पूर्वानुमानित लगाइए कि विक्षेप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। विक्षेप पर भी प्रभाव पड़ेगा, जो इसके ध्रुव हैं वो विपरीत हो जाएंगे, आपस में बदल जाएंगे। उत्तर लिखेंगे हम ऐसे, यदि बैटरी के सिरों को उल्टा कर देते हैं तो कुंडली में विद्युत धारा की दिशा भी विपरीत हो जाएगी और कुंडली का जो ध्रुव है नॉर्थ पोल साउथ पोल ध्रुव आपस में बदल जाएंगे। 8 नंबर सवाल है, मान लीजिए कि अध्याय के आरंभ में उल्लेखित कहानी में सुमना अपने उत्थापक विद्युत चुंबक प्रदर्श के स्विच को ऑफ करना भूल जाती है, उसको चालू करना भूल जाती है और कुछ समय पश्चात लोहे की कील लोहे से बनी कागज़ क्लिपों को नहीं उठा पाती, परंतु लोहे की कील के चारों ओर लपेटा गया तार अब भी गर्म है। ठीक, उत्थापक विद्युत चुंबक के क्लिपों को उठाना क्यों बंद कर दिया, संभावित कारण बताइए। देखिए, ये रहा, ठीक है, तो यहाँ पे विद्युत चुंबक तैयार किया जा रहा है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो गई तो परिपथ कुछ समय के लिए गर्म हो गया। ठीक, विद्युत धारा प्रवाह बंद हो गया, स्विच ऑफ हो गया, तो ये चुंबक बनना भी बंद हो गया, इसलिए लोहे की कील वो नहीं उठा पाया। इसका आंसर हम कैसे करेंगे, लेकिन ये फिर भी ये युक्ति है थोड़ी सी गर्म है।
इसका उत्तर लिखेंगे ऐसे, सेल बैटरी के निष्क्रिय हो जाना, लंबे समय तक लगातार धारा प्रवाहित रहने के कारण सेल या बैटरी के भीतर की रासायनिक अपक्रिया के उपयोग होने वाले आवश्यक रसायन समाप्त हो गए होंगे, जिससे कि बैटरी निष्क्रिय हो गई, विद्युत धारा का प्रवाह बंद हो गया। उस कुंडली में धारा का प्रवाह बंद हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र समाप्त हो जाता है और विद्युत चुंबक अपना चुंबकीय प्रभाव खो देता है, इसलिए क्लिप नहीं उठा पाती। तार का अभी गर्म होना यह दर्शाता है कि तापीय प्रभाव के कारण तार में ऊष्मा जमा हो गई है जो धीरे धीरे ठंडा हो रही है, और यह तापीय प्रभाव तब तक बना रहता है जब तक तार ठंडा नहीं हो जाता। इसका पूरा हमने आंसर कर दिया, यही आपको करना है। 9 नंबर में देखिए, चित्र 4.12 का और खा में किस चित्र में स्विच बंद यानी ऑन होने पर एलईडी दीप्त होगा। ये देखिए एलईडी का सूचक है। ये 2 पिक्चर दिए गए हैं। यहाँ पे ये सेल का ये लंबा वाला प्लस का होता है, ये होता है ऋण का, और ये होता है एलईडी का सूचक। ठीक है, तो किस परिपथ में एलईडी जलेगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 प्लेटें हैं, तो यहाँ पे बीच में क्या है, यहाँ नींबू का रस है, आम्लीय होता है। तो आम्लीय होने से क्या होगा, तो आम्लीय होने से विद्युत धारा का चालन करेगा, और ये शुद्ध जल है। शुद्ध जल जो है विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, इसमें आयन नहीं होते। तो जाहिर सी बात है कि जो पिक्चर ए में है इसमें एलईडी चलेगी। इसका उत्तर हम करेंगे चित्र क में नींबू का रस विद्युत अपघट्य का कार्य कर रहा है एवं नींबू के रस में अम्ल भी होता है जो आयनों का चालन करते हैं, अतः एलईडी दीप्त होगा। चित्र ख में नहीं होगा क्योंकि शुद्ध जल विद्युत का कुचालक है, इसमें आयन नहीं होते। तो ये हमने पूरा आंसर कर दिया। इसके बाद देखिए 10 नंबर सवाल क्या है आपका। नेहा ठीक वैसे ही कुंडली लेती है जैसा क्रियाकलाप 4.4 में ली गई थी, किंतु वह इसके भीतर लोहे की कील को बाहर निकाल लेती है जिससे कि केवल तार की बनी कुंडली ही रह जाती है। क्या कुंडली अभी भी दिक्सूचक सुई को विक्षेपित करेगी? यदि हाँ तो क्या विक्षेपण पहले की तुलना में अधिक होगा या कम होगा? ये कम होगा। उत्तर लिखेंगे हाँ, कुंडली अभी भी दिक्सूचक सुई को विक्षेपित करेगी क्योंकि चुंबकीय प्रभाव कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण होता है, लोहे की कील के कारण नहीं। जब कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा जो दिक्सूचक सुई को विक्षेपित करेगा, परंतु विक्षेपण पहले की तुलना में कम होगा। इसका कारण यह है कि लोहे की कील एक क्रोड की तरह कार्य कर रही है। जब कुंडली को बाहर निकाल दिया गया, ठीक है, जब देखिए जब कुंडली थी तो चुंबकीय प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है, और जब नहीं है तो इसकी प्रबलता कमज़ोर पड़ जाती है। इसीलिए चुंबकीय सुई जो है वो विक्षेपित होगी लेकिन कम मात्रा में। ये हो गया। इसके बाद 11 नंबर सवाल देखिए। चित्र 4.13 में दर्शाए अनुसार हमारे पास लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, निक्रोम, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, निक्रोम एक जैसी आकृति आकार की 4 कुंडलियां हैं। तो सवाल देखिए, जब कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है इन चारों में, तो कुंडलियों के समीप रखी दिक्सूचक सुई विक्षेपित करेंगी, तो सभी में करेंगी। ठीक है, सभी चारों परिपथ में करेंगी। क्या वजह है, इसका कारण हम लिखेंगे। देखिए इसका आंसर होगा चौथा, चारों परिपथ में। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसी भी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो वो कार्य करेगा, लेकिन यहाँ इन सब में लोहे की कुंडली में सबसे अधिक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा क्योंकि लोहा एक क्या है, पैरामैग्नेटिक पदार्थ है। ठीक है, ये चुंबकीय पदार्थ है लोहा। लोहे की जो कुंडली बनेगी उसमें ज़्यादा होगी अन्य धातुओं से बनी, ठीक है, एल्युमिनियम, नाइक्रोम की तुलना में। तो ये आपका आंसर हो गया 11 का।